नमस्कार साथियों। चुनाव का बिगुल बजा है, जनता ने ललकारा है। न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। यह दिशा ये चुनाव तय करेगा। इसलिए मैं इसको आम चुनाव कहना पसंद नहीं करूंगा। ये बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे तय होगा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। इस चुनाव में न केवल वोट पड़ेंगे, बल्कि अहंकार और तानाशाही के ऊपर एक भारी चोट देने को यह देश तैयार है। इस चुनाव की इंतजार यह देश पिछले कई वक्त से कर रहा था। 10 साल में और खास तौर पे पिछले 5 साल में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार-तार नहीं किया हो। चाहे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलना हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसानी हो, पेपर लीक होने हो, पेपर लीक के बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ वो हो रहा हो, वो पिछले 10 साल में पूरे देश ने देखा। एमएसपी की जायज मांग करते हुए 750 किसान शहीद हुए, वो पूरे देश ने देखा। किसानों को दिल्ली पे आने से किस तरह से रोका जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम जो रवैया हमने देखा इस देश में होते हुए, बलात्कार हो रहे हैं, मॉलेस्टेशंस हो रही हैं, चलना दूभर हो जाए महिलाओं का, वो भी ये पूरा देश देख रहा है। मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक जो कोई वर्ग ऐसा बचा हो जिस पर अत्याचार न हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ग बचा होगा। मणिपुर की जब चर्चा हो ही रही है तो अकारण अनाप शनाप बोलने की आदत रखने वाला व्यक्ति जो 2-2 घंटे टेलीप्रॉम्प्टर्स, 6-6 टेलीप्रॉम्प्टर्स लगा के भाषण देने की जिसकी आदत हो, मणिपुर के वक्त वो टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाती, एक शब्द मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता। और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है, आप सबने देखी है। कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से महंगे वकील खड़े किए गए कि ये आंकड़े सार्वजनिक न हो। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या छिपाना चाहते थे आप, क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे आप। लगातार बहाने, एक के बाद एक बहाने बनाए गए। एसबीआई पर दबाव डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो लोकतंत्र की ढाल बनकर खड़े रहा और ये आंकड़े अब सार्वजनिक हुए हैं। 12,000 करोड़ का चंदा लॉटरी वाले, वैक्सीन वाले, खदानों वाले, जिन सब से जो चंदा लिया गया, इसके बदले में प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया, ये आप लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं। लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे। ये भी हम सब ने देखा। और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। तो पूरे लोकतंत्र का एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है।
ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, इसने अपनी पार्टी का हर जिले में 7 सितारा ऑफिस बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर राज्य में, हर जिले में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्कूल की छत हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार ऑफिस होना आवश्यक है। यह है इस चंदे का धंधा, यह है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत। और हमारे कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, आप जैसे साथी जाते हैं तो बताते हैं एक एक कमरे में 4-4, 5-5 सबसे महंगे एसी। कि कहां से आ रहा है पैसा, किसका पैसा है? इस पैसे के बदले में आप क्या क्या बेच रहे हैं? 10 साल से ये सारे सवाल हम सबके जहन में हैं, हम सबके दिमाग में हैं। आप लोग नहीं चला पाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी हैं ये सवाल। किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल कर करके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती हैं, जमीर का सौदा किया जाता है। ये पैसा कहां से आता है? कल बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारी पार्टी के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो मणिपुर से शुरू हुई थी, कल उसका मुंबई में समापन है। राहुल जी ने हमारे पार्टी अध्यक्ष के निर्देशन में, खड़गे साहब के निर्देश में के अनुसार ये यात्रा निकाली और लगातार सड़क से संसद तक देश के नौजवानों, किसानों, पिछड़ों, महिलाओं और दलितों और शोषितों के हितों के लिए संघर्ष लगातार किया। 2 यात्राएं निकली हैं, ये दूसरी का कल समापन है। भारत जोड़ो यात्रा आप सबने कवर की थी, आपने देखा था कि वो देश के कोने कोने तक गए, जनमानस की भावनाओं को समझा, समस्याओं को समझा और लोगों ने भी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत नजदीकी से समझा। जो दुष्प्रचार हमारे खिलाफ किया जाता था वो चारों खाने चित हुआ इन यात्राओं के माध्यम से। पिछले 10 साल में आपने देखा कि जो जो राहुल गांधी ने कहा, वो जीएसटी पे हो, नोटबंदी पे हो, कोरोना पे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हो, जितनी बातें उन्होंने कही वो सच साबित हुई। पिछले 10 सालों में आपने यह भी देखा कि जिन जिन राज्यों में हमने अपनी गारंटीज की बात की और उन राज्यों में हम जीते, वहां वो हमने वादे पूरे किए, उन गारंटियों को पूरा करके दिखाया। इसलिए आज जब राहुल गांधी 5 न्यायों की गारंटी की बात करते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि ये राहुल गांधी बोले हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पार्टी बोली है, ये सोनिया गांधी की पार्टी बोल रही है, ये होके रहेगा। इसलिए लोगों को भरोसा है। हमने गिनती करो का एक नारा दिया, राहुल गांधी ने दिया। किसकी क्या, कौन सा वर्ग, कौन सी जाति, कौन सी क्लास, ये संख्या की जानकारी होनी आवश्यक है, तभी नीति निर्धारण हो सकेगा। इस देश की राजनीति की दिशा इस नारे ने बदल दी है। युवाओं को पहली नौकरी पक्की और 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती भर देना, उनको भर देना, वो रिक्तियां खत्म करना, ये गारंटी राजनीति को बदलने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। आज के बाद कोई कितनी भी कोशिश कर ले ध्यान बटाने की, इस देश के नौजवानों का ध्यान इन्हीं मांगों पर है, इसी गारंटी पर है। वो जवाब मांग रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि चुनाव शुरू हो और वो ऐसी पार्टी को वोट दे जिसने 30 लाख नौकरियां भरने की गारंटी दी है, जिसने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है, वो है कांग्रेस पार्टी। देश के करोड़ों किसान भी प्रमुख फसलों पर कानून के माध्यम से एमएसपी की जो गारंटी हमने दी है उसकी इंतजार कर रहे हैं। उनकी इंतजार अब कुछ हफ्तों की बची है, 2 महीने की बची है, उससे ज्यादा नहीं बची है, वो इंतजार खत्म होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड
They may call it a general election, but this election is a very important election. It's a milestone election because this election will decide whether our democracy will be protected or not. Whether Baba Sahib Ambedkar's constitution will be protected or one man's whims and fancies will decide the direction and the future of our democracy. It's a very crucial election. It also happens under a cloud of scams of electoral bonds, jailing and suspension and raiding of opposition parties, politicians, freezing the funds of the primary national opposition party. That's unprecedented. Reducing the constitutional status of the election commission. We've all witnessed how the Congress had a dissenting note to the appointment of the election commissioners also. So under these circumstances, the election has been announced. We have been raising issues that matter to the farmers, to the youths, to the women, especially to the unemployed youth, through the two yatras that Mr. Rahul Gandhi undertook, the Bharat Jodo Yatra and the Bharat Jodo Nyaya Yatra. He has underlined the need for India's politics to focus on these issues. Paper leak is not a small issue. It compromises the future of lakhs and lakhs of our young boys and girls. So when Rahul Gandhi talks about guarantee, when Rahul Gandhi talks about nyaya to these groups of people, people take it seriously. Because whenever Rahul Gandhi spoke about demonetization, COVID, GST, he was proved right. People know if Rahul Gandhi is saying something, he means it, and it will be done. Mr. Mallikarjun Kharge had asked Rahulji to undertake the Bharat Jodo Nyaya Yatra, which culminates in Mumbai tomorrow. It started in Manipur. And throughout this yatra, Mr. Gandhi and the Congress party has been underlining the guarantees of Nyaya to the youth, to the farmers, to the women, to the tribals, to construction labor, to all the different groups that have been at the receiving end of a totally pro-rich regime that we've witnessed in the last 10 years. This election, people have been waiting for. People want to elect a party which thinks of the youth. The promise of 30 lakh vacancies to be filled by the Congress party. The promise to stop paper leak and bring in very, very tough laws to deal with it. The promise of Pehli Naukri Pakki. These are historical guarantees which have changed the way politics will be done in this country. No political party can afford not to focus on these issues. 18 million new voters is not a joke. And these 18 million new voters will be voting and they will be thinking of Mr. Rajiv Gandhi and thanking him. He brought the constitutional amendment reducing the age limit for voting. Our tributes to him also. Your questions, please. आज तो इसी पे फोकस करेंगे आप, मैं जानता हूं. माइक ले लीजिए. So the Prime Minister has just tweeted saying that we will go to the people with good governance, and also hit out at India Alliance saying that they're delusional and they have a pathetic governance as far as India Alliance is concerned. If he calls it India Alliance, we'll also call it ND Alliance. What is this India Alliance? उनको शर्म आती है इंडिया बोलने में, भारत का नाम लेने में शर्म आती है. It is India and we are proud of India. Why is he not proud of India? And what governance is he talking about? Last 10 years we have seen. Forget last 10 years. Last few months, this Prime Minister does not have the courage to open his mouth on Manipur. He is talking about governance. Today, after the expose by thanks to the Supreme Court, can he even open his mouth? Can he even face all of us?
because this corruption goes right to his doorstep. He is the director, producer of this film, this corruption, this institutionalized corruption of the electoral bond scheme. Who is he to talk about governance? I think he should be ashamed of himself before opening his mouth after this expose. 12,000 crores from lottery kings, from minors, from people who were threatened by ED, CBI and IT and then fleeced with money. This Hafta Vasuli Sarkar, the head of this Hafta Vasuli Sarkar has the courage to pass judgment on us. I challenge the Prime Minister, ask him to go and engage with the youth of this country. They'll tell him what they think of him. 2 young people commit suicide every hour in this country. And the Prime Minister is talking about good governance. We are angry even describing it. Does he have the courage to go to any university and have a freewheeling discussion with the youth? He will know what they think of him. Does he have the courage to go to Kanpur and meet the family of the girl and her father also who died? We know he doesn't have the courage to go to Manipur. He can go and enjoy life in Kaziranga, but he cannot go half an hour away to Manipur. He's talking about good governance. Anyway, enough of his talk. 10 years we've been listening to him. The next 2 months, the country will be rid of this total rhetoric that he is resorting to. No substance, only packaging. पवन जी, सर, पवन जी, तमाम बायपोल्स विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों का शेड्यूल आ गया, लेकिन कश्मीर का शेड्यूल नहीं आया है। पूछिए ना प्रधानमंत्री से, गुड गवर्नेंस वाले जो बने फिरते हैं, पूछिए क्या हुआ कश्मीर में? चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं करा पा रहे? हमारे वक्त 72% पार्टिसिपेशन होती थी इलेक्शन में कश्मीर में। क्या हुआ इनकी बड़े बड़े वादों का और दावों का? क्यों नहीं करा पा रहे? बड़े गुड गवर्नेंस के वो बने फिरते हैं। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है कश्मीर में और गुड गवर्नेंस का ठेका लिए फिर रहे हैं। पूछिए उनसे क्यों नहीं हो रहा कश्मीर में चुनाव। पवन जी, और लद्दाख में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। क्या कहना है इसमें प्रधानमंत्री का गुड गवर्नेंस के ठेकेदार का? पवन जी, ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया। उन्होंने अपनी सफाई उस पर दी है। कांग्रेस उनकी सफाई को कैसे देखती है कि पिछले कई बार विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट से लेकर सबने अपनी अपनी बात उसके ऊपर साफ कर दी कि ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, पहली चीज। और दूसरा सवाल ये, एक सवाल का पहले दे दूं जी, पिछले 10 महीने से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए। क्यों नहीं समय दे पा रहे? पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं समय दे पा रहे? देश के तमाम विपक्षी दल वीवीपैट पर चर्चा करना चाहते हैं। आपके सामने तो सफाइयां दे रहे हैं, हमसे मिलने तक का समय नहीं दे रहे। दूसरा सवाल पूछिए। सर, दूसरा सवाल इस बात का है कि बीजेपी ने तो नारा दे दिया अब की बार 400 पार, कांग्रेस के मुद्दों पर लड़ने जा रही है, और कांग्रेस की क्या आप लोगों की तैयारी रहने वाली है? क्योंकि वहां से नंबर आ गया है, आप लोग भी कोई नंबर? बीजेपी का नारा बीजेपी के लिए है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो न्याय की गारंटी की घोषणा करते हैं, वो देश के लिए करते हैं, वो युवाओं के लिए करते हैं, वो महिलाओं के लिए करते हैं, वो किसानों के लिए करते हैं, वो आदिवासियों के लिए करते हैं, वो श्रमिकों के लिए करते हैं, वो हिस्सेदारी की बात करते हैं। आपने देखा कि अपने लिए कोई नारा लगा रहा हो? सिर्फ बीजेपी अपने लिए नारा लगा सकती है। कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस का नारा, कांग्रेस का कैंपेन, कांग्रेस का नैरेटिव देश के लिए है, देश के अलग अलग वर्गों के लिए है, अपने लिए नहीं है। जी जी, माइक लीजिए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में आलोचना करने की सबको आजादी है, लेकिन फेक न्यूज की आजादी किसी को नहीं है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतेंगे। वही विपक्ष का बार बार आरोप होता है कि पिछले कई चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की कि जब कोई सत्ता पक्ष के नेता हेट स्पीच देता है उस पर चुनाव आयोग नरमी दिखाता है, वहीं अगर कोई विपक्ष के नेता होता है उस पर सख्ती बरती जाती है। आपने एक रिपोर्ट देखी, कुछ हफ्तों पहले आई थी, कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं।
चुनाव आयोग क्या करेगा, उनके बारे में क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा, बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्षरशः लागू किया जाएगा। पवन, अब तो आपका इंडिया अलायंस है, बहुत सारी स्टेट्स में आप लोग स्प्रेड आउट हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो गया है, क्यों आप लोग इकट्ठे होके ईवीएम पे एक टफ स्टैंड नहीं लिया, एक ऑल इंडिया मूवमेंट क्यों नहीं चलाई आपने, क्यों आप सड़क पे नहीं आए, क्यों आप चौराहों पे नहीं बैठे, क्यों आप सिर्फ ट्वीट करके इसको कभी कभी इस इशू को याद रखते हैं? एक किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले जो तरीका है कि आप चुनाव आयोग जाएं या कोई और इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, वो तरीके पहले अख्तियार करने पड़ते हैं, वो करना जरूरी है। इस पे रिसर्च भी होती रही, लगातार लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुके हैं। ये एक जनता का मुद्दा है और जनता में, खत्म करने दीजिए, जनता में इसकी जागरूकता लाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लगातार हम इसमें बात संवाद कर रहे हैं, अलग अलग समूहों से कर रहे हैं, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि ये सवाल वाजिब हैं, ये जायज सवाल है। का क्या स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही स्टैंड है, वो तो इधर से उधर नहीं होने वाले। आप लोग अपनी बात करें ना कि आपने कहां तक जाके इस इशू को लोगों के सामने लाया। आप लोगों ने कुछ ही नहीं किया। अपने नहीं आप फिर बाद में रोने से फायदा नहीं ना कि ईवीएम हो गया खराब, ये हो गया वो। अब मुझे जवाब देने दीजिए। आप जो कह रही हैं वो गलत है, क्योंकि हम लगातार हमारे वर्कर्स के भी माध्यम से, समाज में जो पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस होती है वो किसके माध्यम से होती है? ऐसा तो नहीं होता ना कि मंच पर बैठे और सामने जनता बैठी है वही माध्यम होता है। माध्यम होता है हमारे वर्कर्स, हमारे ऑफिस बेरर्स, वो जो समाज से ही आते हैं, समाज में ही घुल मिलकर रोज बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, अलग अलग विषयों पर बात कर रहे होते हैं। उसमें यह भी विषय है, इस पर हम लगातार बात करते हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए ना, क्या वर्कर क्या मार्स से आता है या वीनस से आता है? वर्कर और काडर भी इसी समाज से आता है। समाज में जब पॉलिटिकल पार्टी कोई चर्चा करती है तो वो समाज के द्वारा आए हुए अपने ही वर्कर्स से ही बात करेगी, उन्हीं के माध्यम से बात करेगी। आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं किया, ये तो नहीं, हमने लगातार किया। अब आपने नहीं छापा तो मैं नहीं जानता। दिग्विजय सिंह जी को प्रेस क्लब में करना पड़ा ना। अगर आर्ग्यू करना है तो डिबेट में आ जाइए, वहां कर लेंगे। मेरी बात तो करने दीजिए, यहाँ चर्चा हो रही है ना, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप तो मेरा जवाब पूरा नहीं होने दे रही। हमने कई बार ईवीएम का मुद्दा यहां से भी उठाया है। आपने कितनी बार छापा है वो आप जानिए, उसमें मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता, लेकिन हमारे कई नेताओं ने और मैंने खुद कई बार यहां इस मुद्दे को उठाया, कई बार उठाया। अरुण, ठीक, थैंक यू।